हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम वर्क के ऊपर पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम एनर्जी के बारे में और एनर्जी की जो टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी दो टाइप्स यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इसमें पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये बताया गया है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is required to maintain a velocity of 3 meter per second in a body of mass 20 kilogram. How much work is done by this force in 1 minute? तो अगर हम इस न्यूमेरिकल में देखें, हमें फोर्स दी गई है, हॉरिजॉन्टल फोर्स दी गई है, तो वो वेलोसिटी को मेंटेन करके रखती है 3 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये कि वेलोसिटी एक जैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। तो बॉडी का मास 20 किलोग्राम है। हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बॉडी 1 मिनट का मतलब टाइम हमें कितना दिया गया है। टाइम जो हमें दिया गया है दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का हमें टाइम दिया गया है। अगर हमें 60 सेकेंड का टाइम दिया है तो हम ये देख लेते हैं कि 60 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस एज यू नो विल बी इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड दैट विल बी इक्वल टू 180 मीटर। 180 मीटर डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेगी। तो अगर हम वर्क देखना चाहेंगे तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो फोर्स के बदले हम लिख सकते हैं 15 और डिस्प्लेसमेंट के बदले लिख सकते हैं 180 मीटर। तो 15 को 180 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2700। और क्योंकि सब कुछ एसआई यूनिट्स में था तो वर्क भी हमारा आ जाएगा एसआई यूनिट्स में यानी जूल्स में। तो वर्क आ गया जूल्स में, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। 2700 जूल वर्क हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें जो मास दिया गया था उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से हम वर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये बात पूछी हुई है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए लेबरर हु कैरीज एन ब्रिक्स each of mass m to the roof of a house of height h by climbing up a ladder। तो आप लोगों को पता है अगर हमने h हाइट तक जाना हो तो h हाइट तक जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है। h हाइट तक वर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू मास, एक ब्रिक का मास m है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर आएगी। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो है ये फोर्स हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कितनी करनी है, h हाइट तक हमने उसको लेके जाना है। तो एक ब्रिक को ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है mgh। तो n ब्रिक्स को ले जाने के लिए वर्क जो करना पड़ेगा, तो फॉर n ब्रिक्स के लिए जो हमें काम करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू n इंटू mgh। n इंटू mgh हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क निकाल सकते हैं कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। ए गार्डनर पुशेस द लॉन रोलर थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम वेट in the direction inclined at 60 degree to the ground, find the work done by him, take g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक गार्डनर है तो वो लॉन रोलर जो होता है उसको वो धक्का मार रहा है, उसको वो पुश कर रहा है। तो कितने डिस्टेंस तक ले जाता है उसको पुश करके, 20 मीटर। तो लेकिन वो फोर्स लगा रहा है 20 किलोग्राम वेट। तो किस डायरेक्शन में, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो बताइए उसने वर्क कितना किया। डिस्टेंस कवर कर लिया 20 मीटर और जो फोर्स लगाई 20 किलोग्राम वेट लगाई। तो कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर।
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसा होता है कि ये अगर ग्राउंड है, अगर यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर जब रोलर को फोर्स लगाई जाती है 60 डिग्री के एंगल पर, यानी इस तरह से इसको फोर्स लगाई जाती है, ये एंगल जो है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल पर जब फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स लगेगी इस तरफ, मतलब 60 डिग्री के एंगल पर फोर्स लग रही है, ये फोर्स लगेगी, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो फोर्स है इसके हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट बनता है, इस तरफ बन जाएगा एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री, और दूसरी तरफ बन जाएगा, इस तरफ बन जाएगा एफ साइन ऑफ 60 डिग्री। लेकिन आपको पता है रोलर को आगे ले जाने वाली फोर्स कौन सी होगी, एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो हम एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टोटल फोर्स कितनी लग जाएगी, एफ के बदले उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 20 किलोग्राम वेट। 20 किलोग्राम वेट का मतलब होता है 20 को हमने 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 9.8, तो साथ में कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो ये हमारे पास इतनी फोर्स लगी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें हमारे पास बन जाता है कॉस 60 जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1/2, तो 1/2 हो जाता है। तो इसका मतलब 20 इंटू 9.8 इंटू 1/2, 2 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास 98 जो है इतने न्यूटन हमारे पास फोर्स बन गई, जो कि रोलर को आगे की तरफ ले जाएगी, क्योंकि जो फोर्स एफ साइन थीटा नीचे की तरफ है वो रोलर को मूव करने के काम नहीं आएगी। तो 98 न्यूटन फोर्स जो है वो रोलर को आगे ले जाएगी। तो वो रोलर को कितनी आगे तक ले जाता था पर्सन, वो ले जाता 20 मीटर। तो इसका मतलब वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली 98, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो हमें बताया गया था 20 न्यूटन। तो यहाँ पर 1960 जूल, 1960 जूल जो है ये उसको वर्क करना पड़ेगा। इतना वर्क वो करेगा अगर वो 20 मीटर रोलर को आगे ले जाना पड़ता है। वो अपनी फोर्स ग्राउंड के 60 डिग्री के एंगल पर लगा रहा था। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो उसमें ये पूछा गया है ए पर्सन इज होल्डिंग बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ही मूव्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड देन क्लाइंब्स अप ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय हिम। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन ने बकेट पकड़ी हुई है तो बकेट जो है उसको फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। तो जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा उसको फोर्स तो लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रही है, लेकिन जो पर्सन है वो 5 मीटर चलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस केस में एंगल जो बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको पता है वर्क में आपने पढ़ा था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन जाए 90 डिग्री तो उस वक्त वर्क जो है 0 के बराबर होता है, उस वक्त कोई वर्क नहीं होता। तो इसका मतलब उस वक्त कोई वर्क नहीं होगा। तो लेकिन जब वो क्लाइंब करेगा ऊपर की तरफ, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा 10 मीटर, तो वर्क होगा। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क फोर्स किसके बराबर है 10 न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी की 10 मीटर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 100 जूल। क्योंकि फोर्स भी हमें एसआई यूनिट्स में दी गई थी, फोर्स हमें दी हुई है न्यूटन में और डिस्टेंस हमें दिया है मीटर में, तो दोनों ही चीज़ें हमें एसआई यूनिट्स में दी गई हैं। तो इसलिए जो वर्क हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 100 जूल।
तो इस केस में जो वर्क हो जाता है दैट विल बी इक्वल टू 100 जूल। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ए फोर्स एफ इज इक्वल टू आई, फोर्स जो है वो है आई प्लस 5J, फोर्स इज इक्वल टू आई प्लस 5J, इट इज आई प्लस 5J प्लस 7K, ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है। एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू S इज इक्वल टू 6I प्लस 9K। तो इसको 6I प्लस 9K से इसको डिस्प्लेस कर देती है, 6I प्लस 9K। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। तो आप वर्क कैलकुलेट कर लीजिए, फोर्स आपको न्यूटन में दी गई है और डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में दी गई है। जैसा आप लोगों को पता है कि I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, तो K डॉट K 1 होता है, लेकिन I डॉट J 0, I डॉट K 0। तो इसका मतलब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वर्क होता किसके बराबर है। वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वाली क्वांटिटी फोर्स थी और ये डिस्प्लेसमेंट थी। इसमें जब आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा, तो क्योंकि आई डॉट आई 1 आएगा, लेकिन आई की टर्म और किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो प्लस एक टर्म हमारे पास और आएगी, वो आएगी के को जब के से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तब भी हमारे पास 1 आ जाएगा, के डॉट के भी 1 होगा। तो के का कोफिशेंट जो है एक तरफ 7 है, एक तरफ हमारे पास है 9, तो ये बन जाता है 63, 9 इंटू 7 63। तो अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये बन जाता है 69। तो 69 जूल जो है वर्क हो जाएगा, क्योंकि हमसे पहले ही बताया गया था कि जो फोर्स है, फोर्स हमें दी गई है न्यूटन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हमें दी गई है वो दी गई है मीटर्स में। तो नेचुरली जो वर्क आएगा दैट विल बी इन जूल। तो इसमें सिर्फ आई डॉट आई वाली और के डॉट के वाली क्वांटिटी यूज़ हुई, तो क्योंकि जे एक तरफ था दूसरी तरफ था ही नहीं, तो जे किसी के साथ भी मल्टीप्लाई और होगा तो 0 बनाएगा। तो इस तरह बाकी क्वांटिटीज़ जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, आई अगर जे से होगा, अगर जे के से होगा, कोई भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी तो वो 0 बना देंगी। तो सिर्फ रहेगा हमारे पास आई डॉट आई विच विल बी इक्वल टू 1 एंड के डॉट के विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाता है 69 जूल। ये कर लेने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो द डिस्टेंस x कवर्ड बाय ए बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t एज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2। तो एक बॉडी जो है तो उसका मास है 2 किलोग्राम, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट x है उसका टाइम के साथ ये रिलेशन हमें बताया गया है कि x इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 4। ये x और टाइम के बीच में यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 2 सेकेंड्स। ये वाली ये फोर्स कितना वर्क करेगी 2 सेकेंड्स में। तो चलिए देखते हैं। पहले तो फोर्स के लिए हमें पता है कि हमें पहले तो वर्क के लिए चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम पहले और फोर्स के लिए हमें मास तो दिया गया है 2 किलोग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन हमें निकालनी पड़ेगी। अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे x की तो v आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और अगर आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे टी स्क्वायर की दैट विल बी इक्वल टू 2t अपॉन 4। तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आ गया t अपॉन 2। लेकिन हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो हमारे पास t अपॉन 2 आ गया, ये तो आ गई वेलोसिटी, हमें चाहिए थी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो दैट बी मीन्स डी बाई डी टी ऑफ टी बाई 2।
तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और dt/dt जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू रही सिर्फ 1/2। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है 1/2। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है 1/2, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगी। अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स हमारे पास बन जाएगी, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया है 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 1/2। 2 और 2 कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गई। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ गई। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पर चाहिए, 2 सेकंड पर। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पहले ही बताया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू t²/4। तो t को अगर आप 2 पुट कर लो तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 1 हो गई। तो इसलिए जो वर्क हो जाएगा, वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वर्क हमारे पास बन जाता है इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आ गई 1 और डिस्प्लेसमेंट आ गई 1, दैट इज इक्वल टू 1 जूल। तो इस केस में जो वर्क हमारे पास बन जाता है दैट इज इक्वल टू 1 जूल। तो इस तरीके से हम ये वर्क के ऊपर आज हमने कुछ न्यूमेरिकल कर लिए। तो एनर्जी जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक ही।